दर्शकों नमस्कार। नगर पालिका चुनावों के इस परिदृश्य में आज जिस व्यक्तित्व से हम चर्चा करने जा रहे हैं वे एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि तो हैं ही, कुशल संगठक भी हैं और एक कारगर रणनीतिकार भी हैं। निश्चित रूप से इन विशेषणों से आपने अंदाज़ लगाया होगा कि आज हम किन से मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। हमारी मुलाकात आज हो रही है हमारे क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी से। सुधीर जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नगर की दिशा और दशा को तय करने वाले नगर पालिका के चुनाव आसन्न हैं। यह सही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत मिलता आया है। इस बार के चुनावों में आप अपनी पार्टी के लिए क्या अवसर देखते हैं और विपक्षी पार्टी की चुनौती को किस रूप में लेते हैं? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हम जब इस स्थानीय निकाय के चुनाव में और पंचायत स्तर पर पंचायती राज्य व्यवस्था के इन चुनावों के बीच खड़े हैं जी। तब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और हम पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में इसको ले रहे हैं। तो यह समय सिंहावलोकन का भी है और आने वाले 25 वर्षों में भारत किस दिशा में जाएगा उसको सोचने का भी है जी। और चूँकि जब स्थानीय निकाय की हम बात करते हैं तब निश्चित रूप से देश की दशा और दिशा भी यहीं से तय हो जाती है कि हमारी एकदम नीचे लेवल की संरचनाओं का विकास हम कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण भारत हो या शहरी भारत हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास तो नगर पालिकाओं के जिला पंचायतों के चुनाव में ही निर्धारण हो जाता है जी। इसलिए मैं अपने परिप्रेक्ष्य में सोचता हूँ तो मेरे संसदीय क्षेत्र में 25 नगर परिषद और नगर पालिकाएँ कुल मिलाकर है, 440 वार्ड हैं, 3 जिला पंचायत है और जनपदों के 200 से अधिक वार्ड हैं। इन सब के बीच में हमें व्यावहारिक व्यवस्थाओं का विकास करना है। आप चूँकि मंदसौर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जी। इसलिए मैं जहाँ तक मंदसौर को देख पा रहा हूँ, जिस तरीके से मंदसौर को लगातार मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषदों ने क्रमबद्ध तरीके से विकसित किया है, उसके कारण शहर आज सुंदर नज़र आता है। जो कमियां हैं उसकी तरफ संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार काम करना, ये हमारी नियमित गतिविधि भी रहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्य को समाज जीवन में पसंद किया जाता है, प्रशंसित किया जाता है और उसी को काम करने का मौका दिया जाता है। हम इसी आशा के साथ कि आज मंदसौर में मेडिकल कॉलेज, खेल के हॉकी के अच्छे मैदान, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं, एजुकेशन के कंसेप्टों में डेवलपमेंट, उन सब का मूल कारण हम अपनी नगर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा पा रहे हैं। उसी को लेकर हम आगे भी चल रहे हैं। मेरे इसी प्रश्न का दूसरा भाग जो आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है वो ये है कि कांग्रेस की चुनौती को किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस का चेहरा देश भर में अब एक ऐसे चेहरे के रूप में हो गया जो वर्ग विभाजन पर ज़्यादा ध्यान देता है और उनका ध्यान वर्ग विशेष की तरफ ही आकृष्ट रहता है। विकास की संकल्पनाएं तो उनके बक्से में है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कभी उन्होंने गरीबों को झुग्गी बस्तियों से बाहर निकालकर पक्का मकान देने का सपना देखा होगा। नहीं लगता है मुझे कि 24 घंटे बिजली के प्रबंधन को कांग्रेस कर पाई होगी, या उनके तर्कस में कभी ऐसा तो नहीं था कि पर्यटन की दृष्टि से भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के क्रमशः विकास करने में उन्होंने कभी रुचि ली हो। उनकी रुचि के विषय नहीं है ये सब। उनकी रुचि का विषय है कि कौन सी जाति, कौन सा वर्ग, कौन सा वर्ण उन्हें वोट दे देगा, उसे कैसे लड़ाया झगड़ाया जा सकता है, उसे कैसे शेष समाज से दूर किया जा सकता है। तो ऐसे वार्डों में हमें चुनौती मिल सकती है जहां वो समाज में विभ्रम फैलाने की कोशिश करते नज़र आएंगे। इसके अलावा मैं इसके कुछ नहीं मानता हूं। कांग्रेस के लिए जो बात आपने कही है, क्या यही वजह है बार बार बीजेपी के बहुमत में आने की? नहीं, देखिए, एक बात है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में खड़े हैं और हर कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, वो जानना चाहता है। परिवार के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और जब वो तकनीकी आधारों पर कार्य और विकास को ढूंढते हैं तो कांग्रेस को वो कहीं खोज नहीं पाते हैं साहब।
वो न कोरोना जैसी भीषण महामारी में सेवा करते हुए कांग्रेस को खोज पा रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कांग्रेस का वो चेहरा ज़रूर देखा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, मत लगाना। इन्हें नेगेटिव थॉट डेमोक्रेटिक कंट्री में कितना टिक पाएगी। एक समूह को आप प्रभावित कर सकते हो, पूरी सोसाइटी आपके प्रति आकृष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए विकास की अवधारणाएं कांग्रेस के तर्कश में है नहीं। वो कह ही नहीं पाएंगे साहब कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को जोड़ पा रहे हैं। उनके पास योजना ही नहीं था कि गरीबों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड कैसे दे दें। उनके पास नहीं था कल्पना कि बिना एक पैसा लिए और 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने में हमारे इस क्षेत्र में भी कैसे हम पहुंचा पाएंगे। जब उनको काम करने का मौका मिला कमलनाथ के नेतृत्व में, नहीं कर पाए साहब वो। और इसीलिए जनता उसको चुनौती के रूप में लेती ही नहीं, ध्यान ही नहीं है जनता का उस ओर। हाँ, हमारी कुछ कमियों के कारण कहीं वो स्थान पा जाएं या वर्ग विशेष में विभाजन के कारण वो स्थान पा जाते हैं, बस वही उनका स्थान शेष है। एक शब्द आपने कहा, हमारी किसी कमी। इस बार भारतीय जनता पार्टी में वार्डों से पार्षद पद के अभिलाषियों की बेशुमार महत्वाकांक्षाएं सामने आई और कुछ वार्डों में तो पार्टी संगठन अपने कुछ बागियों को समझाने में भी नाकाम रहा। इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें एक शब्द मैं संशोधित करता हूँ, महत्वाकांक्षा। जी। मैं तो इसे परिपक्वता मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, राजशाही नहीं है, लोकशाही है। और लोकशाही में अगर इतने अधिक संख्या में लोग किसी एक राजनीतिक दल में काम करने के लिए खुश होकर सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता की भी निशानी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक वार्ड में एक से अधिक चेहरे समाज में अपने आप को प्रस्तुत होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक संगठनात्मक विषय का और परिणामों का सवाल है, हम अधिकतम रूप से लोगों को समझा पाने में सफल हुए हैं कि हम विचार के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से स्नेह रखने वाला हर एक व्यक्ति अंततः हमारे साथ खड़ा रहता है। सत्ता के साथ कुछ विकृतियां भी देखी जाती है। आज से 20 साल पहले यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बागी बन के खड़ा हो जाए, समझाने पर भी नहीं माने। तो ये जो एक अनुशासन का जो एक आवरण था, वो सत्ता की जैसे जैसे अवधि बढ़ती जा रही है, यानी राजनीतिक विश्लेषक तो यह भी कहते हैं कि भाजपा लगातार कांग्रेस होती जा रही है। नहीं, इतनी आसानी से इसको बदल नहीं दिया जा सकता, खास करके चुनावी परिप्रेक्ष्य में इतनी आसानी से बदल नहीं दिया जा सकता। जिस राजनीतिक दल के 15 करोड़ से अधिक मेंबर हों, जो राजनीतिक दल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, जो राजनीतिक दल भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच में काम कर रहा हो, उसमें ऐसे स्वर तो आते ही रहते हैं। रहा सवाल हमारी पहुंच का, हम उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार लोगों के मन में हो सकता होगा कि भाजपा में आए तो सिर्फ चुनाव ही लड़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। बरसों से 1952-51 से पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों को, जिनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बिना किसी आशा अपेक्षा के वो प्रसन्न हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। वो खुश हैं कि गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही। वो भावुक हैं कि हमने जो तय किए राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, हमने तय किया कि धारा 370 हटाएंगे, हमने तय किया कि 3 तलाक की मजबूरी से समाज के एक वर्ग को संतुष्टिपूर्वक तरीके से बाहर करेंगे। और इसीलिए जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। ये छोटी छोटी जो बातें आती है कि वो नाराज़ है, राजी, ये तो रहना चाहिए ना, ये तो परिवार में भी रहता है। फिर भाव कहाँ जाएगा परिवार का? वो अपनी बात तो कहेगा ना कार्यकर्ता। वो कह रहा है, हम समझ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम संपूर्ण संतुष्टि के लिए काम करते हैं। जी जी जी। इस बार नगर पालिका के अध्यक्षीय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात होती है कि कमलनाथ जी ने अपना फ़ायदा देखा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने चाहिए, उन्होंने पहल करी, और शिवराज सरकार ने भी अपना फ़ायदा देख कर के उस पहल को लागू कर दिया। तो ये लोकतंत्र में भेदभाव जैसी स्थिति बन रही है कि हमारे पड़ोसी शहर रतलाम के लोग तो अपना महापौर सीधा चुनेंगे और मंदसौर के लोग सीधा नहीं चुन पाएंगे, पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। तो अध्यक्ष तो पार्षदों का हो गया, जनता कहती है कि अध्यक्ष तो हमें चुनना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये प्रक्रियात्मक चीज़ है और ये प्रयोग में भी है अभी देश के अंदर। अध्यक्षीय प्रणाली ये हर एक संगठन में अपने अपने तरीके से रीत नीति से चलता रहता है।
अब जनता कह रही कि हमें प्रत्यक्ष चुनना है, तो जनता का ही अधिकार है ना। और जनता ने जिन पार्षदों को चुना है, जनता ने जिन विधायकों को चुना, वो मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। जनता ने जिन सांसदों को चुना है, वो प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। ये व्यवस्थाएं जनता की। आज राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया चालू होने वाली है, तो उसमें मत देने का अधिकार सांसद के पास है, विधायक के पास है। तो ये मत देने का जो अधिकार है, ये जनता का ही अधिकार है। और जनभावना के अनुसार, हम अपनी विचारधारा के अनुरूप, हम अपनी सोच के अनुरूप जनता के बीच जो विषय रखें, तभी तो जनता ने हमें अधिकार दिया है। और इसलिए डिबेट है। अच्छा है कि प्रत्यक्ष प्रणाली भी लोगों ने पसंद की है, अप्रत्यक्ष प्रणाली भी लोगों के बीच में है। और ये डिबेट है, अंततः देश जैसा चाहेगा ऐसी प्रक्रियात्मक सुधार करते हुए देश आगे बढ़ता रहेगा। एक मसला है, सवाल है, सभी राजनीतिक दलों पर यह बात केंद्रित होती है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से, यानी कि पार्षद सीधा अध्यक्ष चुनेंगे, तो ये जो पार्षद पद पाने की जो ललक है लोगों में, जो एक चेष्टा है, उसमें एक ये आकर्षण भी बढ़ जाता है और प्रकारांतर में कुछ लोभ, प्रलोभन, लालच, पैसा। मुझे अच्छा लगता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली में परिपक्वतापूर्वक निर्णय करने वाले लोग एकदम नीचे पंचों में, सरपंचों में या पार्षदों में चुनने के लिए आते हैं, ताकि वो अपनी तार्किक शक्तियों के माध्यम से, अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने आप को अध्यक्ष तक पहुंचा पाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि इस एक और प्रक्रिया को बढ़ाने के बजाय अध्यक्ष बनने की डायरेक्ट प्रक्रिया पर आ जाएं, लेकिन मैं दोनों को संतुलित मानता हूं। मेरा अपना सोचना है कि दोनों में से किसी प्रणाली में दोष नहीं है। ढूंढने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र है साहब, इसमें सभी को अवसर मिलना चाहिए, सभी को काम करना है, और सभी तरीके से हम इस लोकतंत्र को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लगातार 4 चुनावों में सीधे सीधे अध्यक्षीय चेहरे दोनों दलों के आमने सामने थे, तो नगर से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे इन चुनावों में रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव वार्डों में सीमित हो गए हैं, नगर के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं। नहीं, चुनावी घोषणा पत्रों में है और लोगों के मनों में है, संवादों में है। हर कोई चाहता है कि शहर की सुंदरता बढ़े, और वो जब शहर की सुंदरता बढ़ती है तो शिवना पर ध्यान जाता है। शिवना पर ध्यान गया तो शिवना शुद्धिकरण के अभियान आगे बढ़े। अभी हमने शिवना के लिए 30 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पहले नगर का विषय था पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता को लेकर बड़े काम हुए हैं। स्वच्छता पिछली बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा था, आज स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वच्छ शहर है। तो ये दृष्टिकोण तो निकल कर आते हैं। रहवासियों के लिए आज सबके मन में ध्यान है कि अच्छी रहवासी बस्तियों का विकास हो, शासन के नियमों का पालन करते हुए बसाहटें हों, और नियमों की अनदेखी करके बसाहट नहीं। तो ये सेंट्रल मुद्दे हैं जो निश्चित रूप से इन चुनावों में उभर कर आते हैं और लोगों के ध्यान में भी आते हैं। कालाभाटा बांध की योजना जब लाई गई तो यह कहा गया कि 50 साल तक अब हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें 50 साल तो ठीक है, 5 साल में ही चंबल योजना बनानी पड़ी। चंबल योजना बड़े ज़ोर शोर से आई, कहा गया कि दोनों समय लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन एक समय का भी पानी पूरी तरह नहीं आ रहा है। तो ये जो योजनाएं इतनी प्रचारित होती हैं, व्यावहारिक धरातल पर ये क्यों असफल हो जाती हैं? नहीं, देखिए, इसमें 2 चीज़ है। जनप्रतिनिधि के नाते हमारा प्रयास रहता है कि योजनाओं का मुंह शहर की तरफ आए। अब चूंकि कार्य करने की प्रणालियों के बीच में या मेजरमेंट के विषय को लेकर कुछ चीज़ें तार्किक रूप से कम ज़्यादा होती है, पानी का भराव क्षेत्र, उसका संतुलन, और ये सब तकनीकी चीज़ें, और जब ये गलतियों में आती है तो इसकी एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के अनुसार ये जांच में भी जाती है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि धीरे धीरे देश, जिस तरीके से एक प्रक्रिया थी कि 100 रुपये अगर दिल्ली से आएँ तो जनता तक पहुँचते पहुँचते वो 15 रुपये रहते हैं, जब हमने डायरेक्ट सिस्टम को किया तो आज 100 रुपये के 100 रुपये पंचायत तक चले जाते हैं। धीरे धीरे इनकी इंजीनियरिंग व्यवस्थाओं में, इनके कार्य करने की शैलियों में, इसके लिए थर्ड पार्टी को अपॉइंट करना शुरू किया है। आज देश इस बात को समझ चुका था, इसीलिए इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में ऑफिशियल लगभग भारत सरकार के हर काम में थर्ड पार्टी की एंट्री आई है। इसलिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में ज़्यादा सुगमता आएगी। जी, मंदसौर नगर पालिका के चुनावों में ये देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को अवसर देने के ये चुनाव होते हैं,
लेकिन कई बड़े घरानों के भी सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए एक बात सुनो, इसमें घराना शब्द तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी चुनाव में सिर्फ आरक्षण का आधार अगर है तो वो डिक्लेयर्ड रहता है कि ये अनुसूचित जाति के लिए है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, ये महिला वर्ग के लिए है, ये ओबीसी के लिए आरक्षित है। घरानों के लिए आरक्षण की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए गरीब से लेकर अमीर तक जो भी सेवा करना चाहे ये सेक्टर खुला हुआ है। बड़े पदों पर रहकर पार्षद पद की अभिलाषा, इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं? नहीं नहीं, तो पार्षद पद को इतना छोटा क्यों बनाया जाए कि बड़ा व्यक्ति अगर पूरा समय देकर काम करना चाहे तो ना कर सकेगा क्या? छोटा व्यक्ति खेती किसानी से निकलकर मुख्यमंत्री तक बन सकता है, बड़ा व्यक्ति बड़े काम छोड़कर छोटे काम कर सकता है। यही तो लोकतंत्र की मजबूती है। गुप्ता साहब, हमने इस चुनावी माहौल में एक चीज़ का अनुभव किया है। भारतीय जनता पार्टी से जो बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं या जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मन में ये आत्मविश्वास है कि यदि वे चुनाव जीत जाएंगे तो पार्टी उन्हें फिर से अपने पास ले लेगी। कांग्रेस ने तो अपने बागियों को निकाल दिया, भाजपा ने अभी तक कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया है। तो इन निर्दलियों को अंदर ही अंदर लग रहा है कि जीतने के बाद वे वापस घर वापसी उनकी आसानी से हो जाएगी। एक ही पत्र में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक ही पत्र निकाला है जो बागी है अर्थात पार्टी से बाहर है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके लिए हर एक को अलग अलग चिन्हित किया जाए। स्थानीय निकायों में जो भी बागी है, सिंबल से इलेक्शन है, तो पार्टी का बागी वो स्वतः बाहर है। यदि बहुमत प्राप्त करने के लिए निर्दलियों के सहारे की आवश्यकता पड़ गई तो ऐसी स्थिति में पार्टी की रणनीति क्या होगी बागियों निर्दलियों के प्रति? नहीं नहीं, पहली बात तो हम अपने ही सदस्यों के माध्यम से अपनी परिषदें बनाएंगे, अपनी पालिकाएं बनाएंगे, अपनी जिला पंचायतें बनाएंगे। और जहाँ तक सवाल होता है कि कुछ निर्दलीय होते हैं, कुछ अन्य दल से होते हैं, तो लोकतांत्रिक सिस्टम में ये कोई चीज़ का इनकार नहीं है। कई बार देश की सरकारें 20-20 दलों के साथ मिलकर बनी है, लेकिन मैं तो विश्वासी हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ये मौका नहीं आने वाला है। यहाँ तो जनता संपूर्ण प्यार दे रही है ना, और जनता अगर हमसे किसी विषय पर नाराज़ है तो हमें बुलाकर कहती है, और वो नाराज़ी नहीं होती, वो सुझाव होते हैं। और जन सामान्य के सुझाव हमारे विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, पार्टी के संगठन के लोग बहुत अच्छे से नोट करके उसमें सहयोगी भाव से इसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। लगातार यदि किसी भी संस्था में एक ही दल का बहुमत रहता है तो कई कार्य प्रणालियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल टाइप्ड हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, और कार्य होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि लंबा समय मिलता है तो कामों की फहरिस्त भी सामने आती, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। छोटा सा उदाहरण है कि इन दिनों जितनी भी सड़कें बनी, सुबह बनी शाम को उखड़ गई, तो ये तो चीज़ें जनता में चर्चा का विषय बन जाती है। नहीं देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात आपने बताई। लगातार कोई दल, मैं ऐसे नहीं सहमत हूँ। लगातार कोई व्यक्ति के लिए हो सकता होगा, दल पूर्णतः प्रजातांत्रिक हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में एक प्रजातांत्रिक संगठन है, उसकी अपनी डिबेट है, और इसीलिए हम बार बार प्रयोग करते हैं देश भर में कि हम नए लोगों को लाकर अवसर दें। मगर जो पुराने लोग हैं, जिनकी समझ और स्वीकार्यता देश के सामने है, वो नवाचार करते हैं, उनने अपने दरवाजे खुले रखे होते हैं, तो जनप्रिय होते हैं। और जो जनप्रिय होते हैं वो बार बार लौट कर आते हैं। मैं प्रहलाद का उदाहरण इसमें देना चाहूँगा। वो जनता की डिमांड पर लाए गए थे ना। दूसरी बार तो वो जनता की डिमांड थी कि नहीं नहीं, प्रहलाद भाई के काम करने का तरीका है, वो पसंद किया गया था। और पसंद किया गया तो पार्टियां भी जन पसंद को लेकर आती है। एक सुदीर्घ राजनीतिज्ञ और एक अनुभवी नेता होने के नाते एक विषय पर आपसे अभिमत जानना चाहेंगे कि महापौर और अध्यक्ष दोनों का ही राजनीतिक चरित्र एक ही जैसा होता है, लेकिन ये जो अलग अलग सिस्टम निर्धारित किए गए हैं, इसे आपने किस रूप में समझा है और जनता को किस रूप में आप बताना चाहेंगे? मैंने इसका जवाब आपको बहुत संतुष्टिपूर्वक दिया है कि देखिए, दोनों प्रक्रियाएं प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली पहले नीचे लाई गई थी, अभी बड़े शहरों तक वो सीमित है। उसके अपने तकनीकी कारण भी थे
और कोई भी चुनाव को प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके और लेट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल हमने बिताए हैं, बाद में तकनीकी कारणों से 1 साल और हमारा गया है। हम नहीं चाहते हैं कि स्थानीय निकायों में प्रक्रियाओं में कोई बाधा आए, और इसीलिए जनता जब जब जैसी पसंद करेगी, ये आपने जन की सोच बताई है, तो निश्चित रूप से पार्टियां अपने डिबेट में अगले चरण में उन विषयों को लेगी कि ये डायरेक्ट प्रणाली पर ले जाना। ये डायरेक्ट प्रणाली, सरपंची व्यवस्था में भी डायरेक्ट सरपंच होते हैं, पंच पृथक से उसको नहीं चुनते, सरपंच अपने चुनाव कर लेते हैं। तो जो आप महापौर की बात कर रहे हो, वो सरपंच पर भी लागू है, वो भी डायरेक्ट प्रणाली से गांव में चुन कर आ रहा है। तो ये प्रक्रियाएं, जनता दोनों चीज़ों पर डिबेट करती है, और अंततः दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है, इसलिए अस्वीकार्य नहीं है, वो प्रक्रिया में है, स्वीकार्य है। सुधार में कितना करना है, लोगों की समझ में कितना है, ये हमेशा डिबेट बनेगी, और दोनों तरफ सार्थक रूप से लोगों का अभिमत आता है। एक महत्वपूर्ण विषय है, चूँकि आपकी भी भूमिका इसमें काफ़ी सक्रियता से रहती है और अभिरुचि भी है। कहा जाता है कि कुछ ऐसे शहर होते हैं जिनकी अपनी कोई प्राचीन अस्मिता होती है, कोई गौरवशाली इतिहास होता है। तो मध्य प्रदेश के उन गिने चुने शहरों में उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर, उसी में मंदसौर, दशपुर भी उसी श्रेणी में आता है। एक अकेला नाथद्वारा काशीनाथ जी का मंदिर पूरे नाथद्वारा को पालता है, तो क्या अपना पशुपतिनाथ मंदिर इस समूचे मंदसौर क्षेत्र को नहीं पाल सकता? गुप्ता साहब, हमारे यहाँ स्थिति ये हो रही है कि परिवार सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे 12वीं के बाद मंदसौर में रहना नहीं चाहते, वे अपना स्वर्णिम भविष्य ढूंढने के लिए महानगरों की तरफ जाते हैं, और जब उच्च शिक्षा के लिए महानगरों की तरफ जाते हैं तो वे फिर लौटकर अपने घर नहीं आते। तो पारिवारिक संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं। क्यों न हमारे मंदसौर शहर में तमाम तरह की क्षमताएं हैं आर्थिक उन्नयन की। यदि यहाँ धार्मिक पर्यटन विकसित होता है, पशुपतिनाथ मंदिर को केंद्र में रखकर यदि हम इस नगर की अर्थव्यवस्था को सुधारते हैं, तो हमारी प्रतिभाओं का पलायन रुकेगा, यहाँ पर व्यवसाय बढ़ेगा और नौजवान कभी भी शहर छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। इस विषय में हम आपका अभिमत चाहते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग विषय हैं। निश्चित रूप से नाथद्वारा से तुलना करके शहर को पर्यटन की ओर बढ़ाना, ये तो आकर्षण है ही। कई बार शहरों की अपनी गतिविधियां रहती है। भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर स्थापना का जो कालखंड है, वो 50-60 वर्ष पुराना है, और श्रीनाथ जी का विषय बड़ा लंबा प्राचीन है। ये भग्नावशेष मंदिरों को तोड़े गए, मंदिर दफन हुए, मंदिर वापस से खड़े हुए, उसी दौर में भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा का और पुनः जनता के बीच में लोकार्पण हुआ। मैं एक बात अच्छे से जानता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है हमारा, ये अभी हाइट पर है। हमारा जिला बुद्धिस्ट सर्किट पर जोड़ा गया है, स्वदेश दर्शन सर्किट पर जोड़ा गया है, और उसके कारण हिंगलाज रिसोर्ट से लेकर यहाँ तक पशुपतिनाथ तक लगातार काम हो रहे हैं। हम इसको प्रक्रियाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि पूरे आकर्षण का केंद्र पूरा क्षेत्र बने, और वो धीरे धीरे बन भी रहा है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में अभी आपने देखा सहस्त्र शिवलिंग की प्रतिमा जो लंबे समय से और प्रांगण में थी, एक भव्य मंदिर के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रही। मंदिर की सुंदरता बढ़ गई है, उसके घाट के चौड़ाकरण बढ़ गया है, वहाँ रुकने की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, वहाँ के प्रबंधन में बढ़ते बढ़ते सिंहस्थ के अवसर पर एक बड़े रुकने के स्थान का हम वहाँ निर्माण कर पाए हैं। लोगों के आने की गतिविधियाँ बढ़ी है, रोज़ बसें में बाहर से आती पर्यटकों की। आकर्षण के केंद्र के काम करने के बहुत सारी गुंजाइश, आसपास की भूमियों की आवश्यकता है भगवान पशुपतिनाथ के प्रांगण विस्तार के लिए, और वो क्रमशः हम लोग कर रहे हैं। हमारी इच्छाएं हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि हज़ारों नहीं लाखों लोग आएँ। हम तो चाहते हैं कि अयोध्या, काशी जैसा भगवान पशुपतिनाथ का भी ये स्थल है। ये प्रयास हमारे हैं, धीरे धीरे क्रमशः हम उसमें वृद्धि करते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण कल है, एक चरण पूरा हो चुका है। परिणाम विधिवत घोषित नहीं हुए, लेकिन रुझान आए हैं। आपकी पार्टी क्या महसूस कर रही है? चेहरे खिले हुए हैं। मैं घोषणा तो नहीं कर सकता हूं परिणामों की जी, लेकिन दृश्य बहुत सुंदर है। जनता ने प्यार दिया है, दुलार दिया है। डांट और झपकी तो हमें रोज़ खाना है। क्यों? क्योंकि हम करने की इच्छा रखने वाला दल हैं।
क्योंकि प्रयोग रोज़ आएगा, सुझाव रोज़ आएगा, मगर जनता पसंद करती है। इसी तरीके को जनता के बीच रहकर हम उत्साहित हैं। जो रुझान आए हैं वो हमारे ही हैं। ये मानते हुए हम प्रसन्नता से और अधिक सेवा करने के संकल्पों के साथ शेष चुनाव में जनता से यही अपेक्षा करेंगे कि प्यार दुलार दें, भरपूर दें, सबका साथ सबका विकास, ये संकल्प हमारा है। मगर देश का संकल्प तो कांग्रेस मुक्त भारत का है और देश अपने संकल्प पर आगे बढ़ रहा है और हम अपने संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन देश पुनः विश्वगुरु बने, ये तो साझा ही संकल्प है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंगवश एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, उसका मंदसौर नगर पालिका से संबंध नहीं है, लेकिन सांसद सुधीर जी गुप्ता राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी अच्छी खासी दखल रखते हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। गुप्ता साहब, महाराष्ट्र में फिर से आपकी सरकार बनने जा रही है। पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रमों में तो बीजेपी नेपथ्य में रही, लेकिन जैसे ही फ्लोर टेस्ट की बात आई, फडणवीस जी ने तत्काल अपनी पहल सरकार बनाने की प्रस्तुत की। इस विषय में क्या आपका मत है? देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि भारत सबके साथ समान व्यवहार करता है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब अच्छे से मैदान में आई और राष्ट्रपति चयन का अवसर आया तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाने में भूमिका अदा की। दूसरी बार हमें मौका मिला तो अनुसूचित जाति के महान नेता सम्मानीय श्री रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाने में हमारी भूमिका आई। तीसरी बार जब मौका आया, मुझे भी हस्ताक्षर करने का मौका मिला तो मैं भावुक था। जैसे राम को लेने, राम से मिलने, राम शबरी से मिलने गए, ऐसा ही हमें लगा कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की, वनवासी समाज की, भील समाज की एक ऐसी विद्वान बहन है जिसे राष्ट्र में अमृत महोत्सव के अवसर पर मौका मिला और देश की राष्ट्रपति बनने के निकट वो पहुंची है। इसलिए सबका साथ सबका विकास। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ने दोगे, तो ये तो हमने नहीं किया ना साहब, ऐसा कि किसी को रोका तो नहीं ना। आपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ने दिया, वो 40 लोग पाठ पढ़ गए, वो चालीसा पूरी हो गई। हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबके साथ समान व्यवहार, सबका समान विकास, ये नज़र भी आना चाहिए। सबके प्रति दृष्टि की समानता, ये भी नज़र आना चाहिए। आपने चालीसा का पाठ करने से रोका, ये प्रक्रियाएं देश में ठीक नहीं है और इसीलिए वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो दर्शकों, आज ये खास चर्चा हमने सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी से की। नगर पालिका चुनावों पर केंद्रित प्रश्नों के जवाब आपने हमें दिए हैं और कुछ प्रासंगिक राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमसे आपकी बातचीत हुई है। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, मैं ब्रजेश जोशी, डेस न्यूज़ के लिए शाहिद चौधरी और शादाब चौधरी के साथ, नमस्कार।